हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कोलिजन्स की बेसिक थ्योरी और कोलिजन्स होते क्या है, कितने टाइप्स के हैं जनरली, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन्स, ये क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पहले हम ये समझें कि व्हेन वी से दैट कोलिजन इज अंडर स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव फोर्स, वो इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है, व्हाट इम्पल्सिव फोर्स इज, और हम ये चीज क्यों बोलते हैं कि जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये रिलेटिव टर्म है। और इम्पल्सिव फोर्स किस फोर्स को कहेंगे, कब हम इम्पल्सिव नॉर्मल कहेंगे, कब हम इम्पल्सिव टेंशन कहेंगे, एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पर्टिकुलर दिस शॉर्ट वीडियो। तो पहले हम ये समझें कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। तो हमने एनएलएम में बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझ लिया है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स सिंपल टर्म्स में अगर हम समझ लें कि ये वो फोर्स होता है जो मैग्नीट्यूड वाइज तो लार्ज होता है, ये वो फोर्स होता है जो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, लार्ज फोर्स होता है, बट इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है। ड्यूरेशन क्या होती है, दैट इज वेरी शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिकेट बैट है, इस बैट के साथ बॉल ने स्ट्राइक किया, वो बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट कितनी देर तक रहा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से उस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हियर इज अ कोलिजन, दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव फोर्स, इंटरनल इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो वहां पे जनरेट हुआ, दैट्स व्हाट वी कॉल कोलिजन। बट जो फोर्स लगा बैट और बॉल के बीच में, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लिमिटेड के लिए था वो, और अकॉर्डिंगली बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। तो इम्पल्सिव फोर्सेस वही फोर्सेस होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इम्पल्स जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के से भी जानते हैं। इम्पल्स इज नथिंग बट एम वी माइनस यू। अब इस कॉन्सेप्ट में हमें समझना है कि कौन कौन सा फोर्स इम्पल्सिव होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, सपोज मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं या मैं ग्रेविटी फोर्स की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट स्प्रिंग फोर्स और आई विल टॉक अबाउट ग्रेविटी फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स आप अगर देखेंगे, इवन दो दे आर आल्सो फोर्सेस, इनका जो ड्यूरेशन है, जब तक ये लगे रहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम इन दोनों फोर्सेस को हम क्या किस में कैटेगराइज करते हैं, नॉन इम्पल्सिव में। दे आर नॉन इम्पल्सिव। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। बट ये याद रखना है आपको, जो टेंशन है, टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ये नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि these are case dependent, these are case dependent means can be can be impulsive और नॉन इम्पल्सिव। ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। फ्रिक्शन के साथ भी ऐसा ही है, आगे डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हम पहली चीज देखेंगे या पहली टर्म देखेंगे, दैट इज इम्पल्सिव नॉर्मल। देखिए इम्पल्सिव नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स से एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, लेट्स से, और ये ब्लॉक्स जो है ये ग्राउंड पे हैं। राइट नाउ अगर मैं आपसे, हमने एफबीडी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हाउ टू ड्रॉ एफबीडीज। राइट नाउ लेट्स से दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। अगर इन दो फोर्सेस का मैं आपसे नॉर्मल पूछूं या एफबीडी पूछूं, आप बोलोगे नीचे लग रहा है mg, वो तो इम्पल्सिव होता है, हमने ऑलरेडी बोला है, इससे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस इज नॉन इम्पल्सिव। तो नीचे से क्या लगेगा, नॉर्मल, लेट्स से दिस इज n1, और इसको यहां से मिलेगा नॉर्मल n2। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सोचना है कि ये जो m1 है बहुत देर तक इस बॉडी इस ऑब्जेक्ट पे रहेगा या इस सरफेस पे रहेगा। तो ये जो नॉर्मल नीचे से लग रहा है ना, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो लॉन्ग होगी, ये बहुत देर तक लगा रहेगा। तो ये नॉर्मल जो है n1 एंड n2, इनकी ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग। तो इनको मैं बोलूंगा दे आर नॉन इम्पल्सिव। तो लेकिन यहाँ पे तो हमने इम्पल्सिव नॉर्मल लिखा है, तो मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस
एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। अब इन दोनों ने क्या कर दिया, कोलाइड। जो ही ये कोलाइड करेंगे, लेट्स से इसने यहाँ पे लगाया N3, यहाँ पे लगाया N4, इवन दो आप जानते हो N3 इज इक्वल टू N4 मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो ये N3 और N4 लगा, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो तो इम्पल्सिव नहीं है, वो तो नॉन इम्पल्सिव बिकॉज उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। लेकिन जब यहाँ से जो फोर्स लगा, जब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद लेट्स से दे सेपरेट, सेपरेट होने के बाद ये जो N1 और N2 लगा रहेगा, इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जो N3 है और जो N4 है, इवन दो दे आर ऑल्सो नॉर्मल्स, नॉर्मल का मतलब ये नहीं जो नीचे से लगता है, normal is a contact force between the bodies, it can be between the two bodies as well, or between the body and the surface। तो यहाँ पे N3 and N4 जो है ये नॉर्मल ही है, बट ये यहाँ पे क्या है, इम्पल्सिव। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे N1 N2 भी नॉर्मल है बट दैट इज नॉन इम्पल्सिव, बट यहाँ पे N3 एंड N4 आफ्टर सर्टन कोलिजन ये इम्पल्सिव है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इसीलिए मैंने लिखा टेंशन और नॉर्मल, या फ्रिक्शन को भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन, इवन दो आई विल ऐड और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये क्या होता है, केस डिपेंडेंट, लाइक ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ये नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। लेट्स से हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास इम्पल्सिव फ्रिक्शन की बात करते हैं। इम्पल्सिव फ्रिक्शन की बात करने के लिए हम एक सिंपल सी एक वेज को ले लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग अ वेज, और ये वेज किसी ग्राउंड पे है। लेट्स से दिस वेज इज ऑन ग्राउंड, और इस पे ये बॉल कोलाइड कर रही है। लेट्स से चलो ऐसे दिखा देते हैं, लेट्स से यहाँ पे इससे बॉल कोलाइड कर रही है। अब पहली चीज ये याद रखना, अगर जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे काइनेटिक हो या लिमिटिंग हो, हमें पता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, क्योंकि जितनी देर तक नॉर्मल लगा रहेगा उतनी देर तक फ्रिक्शन, नॉर्मल खत्म तो फ्रिक्शन खत्म, बिकॉज दैट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर फ्रिक्शन इम्पल्स सॉरी नॉर्मल इम्पल्सिव तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव, अगर फ्रिक्शन नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव तो फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव। तो मैं ये स्टेट में लिखता हूं, इफ नॉर्मल इज इम्पल्सिव, उस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, फ्रिक्शन विल बी इम्पल्सिव। अगर नॉर्मल इज नॉन इम्पल्सिव, अगर नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव है, उस केस में क्या होगा, उस केस में फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा, उस केस में फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा। जैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये ऑब्जेक्ट आया, इसने इसके साथ कोलाइड किया, लेट्स से दिस इज द वेज ऑफ मास m2 और ये m1 है। जब भी इसके साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, लेट्स से n1, ये कौन सा नॉर्मल है, नॉन इम्पल्सिव। तो राइट नो लेट्स से ये वेज आगे चला गया, तो जितनी देर तक वेज आगे चला जाएगा फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। तो ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला नॉर्मल दोनों, ये वाला नॉर्मल क्या है, नॉन इम्पल्सिव, तो अकॉर्डिंगली ये वाला फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा। लेट्स से मैं केस को ना रिवर्स करता हूँ, लेट्स से जो ऐसे अभी बनाया मैंने, राइट नो ये बॉडी किसी एंगल पे इसी वेज के साथ कोलाइड कर रही है। जब इस बॉडी ने इस वेज के साथ कोलिजन किया एट सम एंगल, तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे तो नॉर्मल होगा, लेट्स से दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और इसके कंपोनेंट्स निकल सकते हैं। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन देयर विल बी नॉर्मल बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, दैट विल बी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ये वाला नॉर्मल, अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ये वाला नॉर्मल भी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बड़ा सिंपल केस है। चलो उसको मैं जस्ट इन अ सेकंड आई विल डिस्कस इट ओवर हियर। तो यहाँ पे इस बॉडी का एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगा, तो दिस इज एन इंक्लाइन फोर्स, और इंक्लाइन फोर्स के कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, वी कैन रिजॉल्व वेक्टर इन इनफिनाइट कंपोनेंट्स, बट वी प्रेफर रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स बिकॉज उनको सॉल्व करना इजी होता है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इस टाइम पे जो नॉर्मल होगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो भी नॉन इम्पल्सिव होगा, सॉरी वो भी इम्पल्सिव होगा, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल इज इम्पल्सिव, so the friction in this particular case will be impulsive।
अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे भी तो नॉर्मल लगेगा, क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे भी नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल कैसे लगेगा, इस केस में नॉर्मल कैसे लगेगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। अब ये जो नॉर्मल है बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगा। इस केस में ये वाला नॉर्मल, लेट्स से इट्स मूविंग द ब्लॉक, तो वो वाला इम्पल्स होगा जो उसकी वजह से इस टाइम पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, दैट्स अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग फैक्टर। अगर ये नॉन इम्पल्सिव है तो वो भी नॉन इम्पल्सिव होगा। सी बस आपको सिंपल ये याद रखना है, अगर फ्रिक्शन इम्पल्सिव है, सॉरी नॉर्मल इम्पल्सिव है, फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगा। अगर फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव है तो अगर नॉर्मल रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी अकॉर्डिंगली नॉन इम्पल्सिव होगा। अब वी हैव द थर्ड मोस्ट केस, दैट इज टेंशन। देखिए टेंशन भी इम्पल्सिव हो सकता है, टेंशन भी नॉन इम्पल्सिव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, अगर मैं रॉड की बात करूं, लेट मी टेक द केस ऑफ रॉड। रॉड में या जो टेंशन होगा, रॉड में भी टेंशन होता है, दैट इज डू रिमेंबर नॉन इम्पल्सिव। और जो स्प्रिंग या स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इम्पल्सिव होता है, लेकिन वो भी केस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो भी केस पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे ना ये इसको थोड़ा सा 3 केसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स से जो ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 2 इज कनेक्टेड टू अ थ्रेड। आपने थ्रेड से कनेक्ट किया, क्वाइट ऑब्वियस इसके एमजी की वजह से यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा। वो टेंशन तो लगा ही रहेगा ना हमेशा, इस केस में तो टेंशन हमेशा लगा ही रहेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी इस बॉडी के कोलिजन करने से पहले जो टेंशन है वो नॉन इम्पल्स। अब हमें इस ये वन वाला ब्लॉक इस पे स्ट्राइक कर रहा है, जो ही स्ट्राइक करेगा तो ये नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मुझे बताइए इस नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, विल देयर बी एनी कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नो। तो इस केस में देयर विल बी नो टेंशन, देयर विल बी नो टेंशन। तो जब कोई भी टेंशन इस नॉर्मल की वजह से हो नहीं है, इस नॉर्मल की वजह, इसका तो अपने एमजी की वजह से तो टेंशन होगा, तो ये वाला टेंशन कोई है ही नहीं, बचा एक ही टेंशन जो उसके एमजी की वजह से। वो कौन सा है, वो नॉन इम्पल्सिव। वो कौन सा है, वो है नॉन इम्पल्सिव, वो तो लगा रहेगा। इस नॉर्मल की वजह से कोई टेंशन नहीं आया, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसा लग रहा था टेंशन ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई होता ही नहीं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अब हम देखेंगे, अभी राइट नाउ टेंशन लग रहा है, लेट्स से ये वाला ना यहाँ पे है ही नहीं, अभी इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ। अब ध्यान से समझना, जब ये बॉडी, अभी तो टेंशन लग रहा है ऊपर, राइट, वो तो इसके एमजी की वजह से लग रहा है। अब ये वन ब्लॉक इस पे स्ट्राइक करेगा, जब ये वन ब्लॉक इसे स्ट्राइक करेगा, इसका तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा नॉर्मल का। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्या इसका जो नॉर्मल है जब ये कोलाइड करेंगे इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा, थिंक फॉर अ वाइल, विल इट प्रोड्यूस एनी टेंशन इन इट, नो। जब इसके साथ कोलाइड करेगा, ये ऐसे लटक रहा था तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसको ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, स्लैकिंग। कहने का मतलब ये ढीला हो जाएगा, जो व्हेन इट विल बी देयर विल बी स्लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, आई विल से देयर इज नो टेंशन। व्हेन देयर इज नो टेंशन तो वहां पे तो इसकी वजह से इम्पल्स और नॉन इम्पल्स का कोई केस बनता ही नहीं है। जिसमें अपना टेंशन है वो तो नॉन इम्पल्सिव है, तो इसकी वजह से कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा जो ऑलरेडी इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन इम्पल्सिव है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड केस, नाउ लेट्स से आई एम जस्ट इरेजिंग इट ओवर हियर। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस को समझ लेते हैं। ये बॉडी ना इसको ऐसे स्ट्राइक कर रही है, वन ब्लॉक इज स्ट्राइकिंग टू ब्लॉक। अभी फिलहाल स्ट्राइकिंग से पहले इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो एक मोमेंट के लिए लग रहा है या वो कंटिन्यूअसली लगा रहेगा, क्वाइट ऑब्वियसली वो हमेशा लगा ही रहेगा जब तक ये बॉडी हैंग कर रही है, टिल इट डज नॉट ब्रेक। तो जब इस बॉडी ने, वन ब्लॉक ने टू ब्लॉक के साथ कोलाइड किया, कोलिजन के बाद व्हाट विल हैपन, क्या इसमें टेंशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जितनी देर तक ये बॉडी जो ही जब ये बॉडी नंबर 1 टू बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टेंशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसमें सिंपल भाषा में समझने के लिए इसमें खिंचाव प्रोड्यूस होगा। वो खिंचाव कितनी देर तक रहेगा, जितनी देर तक ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में रहेगी। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट, ये तो इम्पैक्ट होगा,
तो इस केस में जो अब टेंशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एंड दैट विल बी इम्पल्सिव। तो इसीलिए मैंने जैसे ये 3 एग्जांपल्स देने का मकसद ये था कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है टेंशन, नॉर्मल या फ्रिक्शन, ये केस डिपेंडेंट है, ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ये नॉन इम्पल्सिव भी। तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स का सम क्या है, ये वो फोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये लगता है, और इसी की वजह से कोलिजन्स होते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर हम कोलिजन्स को समझ लें सॉरी, व्हाट इज अ कोलिजन। कोलिजन, तो पहली चीज हम ये समझें कि कोलिजन होता है, लेट्स से वी हैव टू बॉडीज ओवर देयर, ये दो बॉडीज हैं और ये बॉडीज म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट किसकी वजह से करते हैं, इज इट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और ड्यू टू इंटरनल फोर्स, दैट इज टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर। इंटरेक्शन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है फिजिक्स में, व्हेन वी से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस इट कैन बी अट्रैक्शन और इट कैन बी रिपल्शन। इंटरेक्शन का मतलब सिंपली फोर्स लगना चाहिए। अब ध्यान से समझना, बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ये बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है। इस बॉडी ने इस बॉडी को कोलाइड कर दिया, कोलाइड कर दिया, लेट्स से इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v, एंड लेट्स से v1, एंड इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2, या v2 नहीं, v2 लिख देते हैं। देखिए ये बॉडी तभी इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ पाएगी जब वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v2, तभी कोलिजन होगा। लेट्स से फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन बॉडीज ने कोलाइड कर दिया। कोलिजन में क्या हुआ, कैसे रिकवरी हुई, कैसे डिफॉर्मेशन होगा, वो आगे देखेंगे। आफ्टर दिस दे विल सेपरेट। लेट्स से नाउ इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v3। क्यों मैंने वेलोसिटी v3 बोला, v1 क्यों नहीं बोला, उसको थोड़ी देर में समझ लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हैज टू चेंज। लेट्स से अब ये सेपरेट तभी होंगे जब v4 इज ग्रेटर देन v3। अगर ये दोनों अलग अलग है, लेट्स से सेपरेट होना चाहते तो v4 को v3 से ज्यादा होना पड़ेगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये बॉडी आई, इस बॉडी ने इस बॉडी के साथ कोलाइड कर दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ के लिए ये कांटेक्ट में रहे। तो कांटेक्ट में ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहे, तो इस बॉडी ने इस बॉडी पे लगाया फोर्स। अब वो फोर्स बाहर से तो नहीं है, ये बॉडी जो इस पे फोर्स लगा रही है या ये इस पे फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं बाय मींस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स। इसलिए बोला कि बिकॉज दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो इम्पल्सिव, जो मैंने अभी समझाया था। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे ये फोर्स है, दे विल सेपरेट। सेपरेट होने के बाद फर्स्टली व्हाट विल हैपन, ध्यान से समझना। जब m1 बॉडी m2 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, ये इसको डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने के बाद जो m2 बॉडी है रिकवर होना चाहेगी, सो इट विल ट्राई टू रिकवर इटसेल्फ। तो रिकवर होने के लिए क्या करेगा, ये जो इसमें जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, इट विल ट्राई टू स्टोर इट्स एनर्जी। तो ये अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये इसको प्रेस करेगा करेगा करेगा, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, तो उसके बाद ये बॉडी इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर पाएगी। जो ही ये डिफॉर्म नहीं कर पाएगी, फिर ये बॉडी करेगी रिकवर। जो ही ये रिकवर करेगी, ये दोनों हो जाएंगे सेपरेट। तो दिस इज हाउ द कोलिजन हैपेंस। जब m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स लगा, उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस हुआ, व्हाट वी विल से, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा डिफॉर्मेशन। जब ये डिफॉर्मेशन मैक्सिमम पहुंचेगा, व्हेन दिस डिफॉर्मेशन रीचेज मैक्सिमम कंडीशन या मैक्सिमम लेवल, उसके बाद क्या होगा, m2 विल ट्राई टू रिकवर। m2 रिकवर होना चाहेगा, तो रिकवर होने के लिए व्हाट विल दिस बॉडी डू, दे विल सेपरेट। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हुआ, ध्यान से समझना। देखो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हुआ, मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है। m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, जब m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, व्हाट वी कॉल एज इंपल्सिव फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। क्या इंटरनल फोर्स एक्सेलरेशन, वी नो इंटरनल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते।
लेट्स से मैंने इस सिस्टम, इन दो बॉडीज को एक सिस्टम माना, राइट। अभी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। अब आप मुझे बताना, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल जीरो, as per the Newton's second law, this momentum is zero. So that is possible only if P is constant. इसका मतलब जितना पहले उतना बाद में। तो चाहे आप कोलिजन्स की बात करें, इन ऑल कोलिजन्स, इन ऑल कोलिजन्स जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, इज ऑलवेज कंजर्व। देखिए होता क्या है इसमें, लेट्स से इसको न्यूटन्स लॉ से भी डिनोट करते हैं हम। लेट्स से ये दो बॉडीज हैं, यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूं, इम्पल्सिव फोर्स, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, इम्पल्सिव फोर्स। और लेट्स से ये टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये टाइम की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये बॉडी इस बॉडी की तरफ जा रही है, और अभी इट इज moving with velocity u1 before collision, it is moving with velocity u2। अभी इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये दोनों साथ में चल रहे, लेट्स से अभी कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने कोई फोर्स नहीं दिखाया। द मोमेंट दीज टू बॉडीज विल कम इन कांटेक्ट, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में आ चुकी हैं, तो जो ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आ चुके हैं, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग हाई मैग्नीट्यूड का इम्पल्सिव फोर्स, तो इम्पल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक। इम्पल्सिव फोर्स बढ़ गया तो बढ़ता गया, राइट नाउ यहाँ हो गया कि ये बॉडी कर रही है इसको डिफॉर्म, तो यहाँ तक हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। इस बॉडी ने इसको क्या किया, डिफॉर्म, तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो जो ही डिफॉर्मेशन हो गया एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, व्हाट विल हैपन, ये बॉडी करेगी M2, जिसको मैं M2 बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज M2, M2 करेगा रिकवर। तो जो ही M2 रिकवर करेगा, व्हाट विल हैपन, दीज टू बॉडीज विल सेपरेट। तो जो ही ये सेपरेट करेंगे, व्हाट विल हैपन, सेपरेट करने पे इन दो दूर हो गए, तो इम्पल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये दो बॉडी सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो दो वेलोसिटीज है, इन वेलोसिटीज को, या ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और यहाँ पे ये जो दो लेट्स से V2 V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे, इन दो वेलोसिटीज को हम बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ, या जो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए ये वाला फेज ना, ये डिफॉर्मेशन का फेज है, राइट। और ये वाला फेज कौन सा है, दिस इज रिकवरी, दिस इज रिकवरी, दिस इज डिफॉर्मेशन। तो ये बेसिक आइडिया होता है कि कोलिजन्स में, फिर कोलिजन्स में हम दो तरीके के कोलिजन जैसे बेसिकली पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। लेट्स से हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज M1 बॉडी, दिस इज M2 बॉडी, बिफोर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी की लाइन ऑफ मोशन, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन। अब या तो मैं बोल सकता हूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वी नो the motion of body is not decided by acceleration, it's not decided by the displacement, it is decided by the velocity। तो line of action of body, let's say इसको u1 u2 से डिनोट करते हैं, u1 u2, this is before collision, line of action of bodies is same, right। तो अगर मैं इसको बिफोर कोलिजन की बात करूं, और आफ्टर कोलिजन भी ये दो बॉडीज इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी अब वेलोसिटी होगी v1, वो इसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी होगी v2। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, वो सेम है। पहले भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन मैं इधर लिख देता हूं, ये वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ motion which is decided by, which is
डिसाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी से डिसाइड किया जाएगा। तो विच इज डिसाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिसाइड करेगी ये कौन सा कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन इज सेम, तो इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन सिंपल भाषा वी विल कॉल दिस एज हेड ऑन कोलिजन। तो आगे फिर इनको ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसको हम अब नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें देखेंगे। ये तो 1D कोलिजन ही है ना, क्या इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए, इज देयर एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन या कोई रेजोल्यूशन नहीं है, तो ये 1D कोलिजन। बिफोर कोलिजन भी 1D, आफ्टर कोलिजन भी 1D। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ओब्लिक कोलिजन को समझ लेते हैं, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है, लेट्स से ये बॉडी है और ये बॉडी है, क्या इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब इन्होंने कर दिया कोलाइड, कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये वाली बॉडी इधर चली गई, ये वाली बॉडी इधर चली गई, लेट्स से ये वाली बॉडी इधर चली गई, ये वाली बॉडी इधर चली गई, लेट्स से V1 इसको बोलेंगे U1 लिख दो, इसको U2 लिख दो, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया आफ्टर, राइट, फाइनल वाला कॉन्सेप्ट। लेट्स से दिस इज थीटा एंड लेट्स से दिस इज फाई। अब यहाँ पे V1 का एक कंपोनेंट इधर निकलेगा V1 cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर निकलेगा V1 sin थीटा, राइट, इसका एक कंपोनेंट इधर निकलेगा V2 cos फाई, सॉरी sin फाई, V2 sin फाई, और इधर निकलेगा V2 cos फाई। क्या पहले ये कंपोनेंट्स थे वेलोसिटीज के? नहीं थे। तो आफ्टर कोलिजन इनकी लाइन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं है, इसकी वेलोसिटी का लाइन ऑफ मोशन ये है, इसकी वेलोसिटी का लाइन ऑफ मोशन लेट्स से ये है। यहाँ से भी तो लाइन ऑफ एक्शन है, नहीं नहीं, वी हैव टू डिसाइड बाय द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस कोलिजन को हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कब कहते हैं, कि जब मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। फिर परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन्स और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिसाइड करते हैं, होता क्या है, हाउ इट डिफाइंस द डिग्री ऑफ इम्पैक्टनेस, इम्पैक्ट क्या होता है, we will discuss that in next video. In case there is any doubt, just let me know and we will be deciding and discussing that in the next video. Thank you.